नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को दोस्तों जारी रखते हैं। और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चर्चा करेंगे नवमांश के बारे में, जिसे D9 चार्ट बोला गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हो, अर्थात नवमांश के बारे में जानना चाहते हो, D9 चार्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत ही सरल तरीके से और इजी स्टेप में आपको बता सकूं। लगन कुंडली जितनी महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं नवमांश और चलित कुंडली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लगन कुंडली के साथ साथ नवमांश अगर चलित कुंडली, इन तीनों को मिला के अगर आप नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन में कुछ दिक्कतें आपके साथ हो सकती है। चलित कुंडली के बारे में अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वर्तमान में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो नवमांश के बारे में कर रहे हैं। तो नवमांश की विशेषताएं या नवमांश की क्या इंपॉर्टेंस रहती है ज्योतिष शास्त्र में, D9 चार्ट की क्या महत्वता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लगन कुंडली आप एक तरह से मान लें शरीर है आपका। लगन कुंडली, लगन को शरीर माना जाता है। उसी प्रकार जो नवमांश है वो आपकी, अगर लगन शरीर है तो नवमांश को आप आत्मा समझिए। तो नवमांश की बहुत महत्वता होती है। सभी डी चार्ट के अंदर नवमांश सभी चार्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और लगन कुंड D9 चार्ट को भी दो भागों में आप बांट दीजिए। एक, लगन कुंडली में कोई ग्रह कितना मजबूत है, वर्गोत्तम है, खराब है, अच्छा है, किस परसेंटेज में अपना फल देगा, वो लगन कुंडली और नवमांश दोनों को देख के ही आप तय करेंगे। दूसरा, नवमांश का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ग्रहों को वर्गोत्तम देखना। दूसरा जो पार्ट है नवमांश के हिसाब से, हम सातवें भाव यानी वैवाहिक जीवन की दृष्टि से विवाह कैसा रहेगा, इसके लिए भी हम D9 चार्ट को देखते हैं। क्योंकि जो D9 चार्ट है, जो हम वैवाहिक जीवन या गुण मिलान की जो श्रेणी होगी, उसमें हम D9 चार्ट को समझाएंगे वैवाहिक जीवन के माध्यम की नजर से। वर्तमान में हम जो उसका पहला पार्ट है, ग्रहों के वर्गोत्तम, ग्रह कितना अच्छा रिजल्ट देंगे या खराब देंगे, इसके हिसाब से हम नवमांश की चर्चा करेंगे इस लगन कुंडली, इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि लगन कुंडली, ये मकर लगन की कुंडली है। आप पहले लगन कुंडली को समझिए। मकर लगन की कुंडली है, और मकर लगन की अगर आप कुंडली देखेंगे तो पहला और दूसरा भाव ये दोनों शनि को मिले, तो लगन और आपका धन ये दोनों शनि के हाथ में जाते हैं। अगर हम मुख्य तौर पे कहेंगे, स्वास्थ्य, धन, कुटुंब, वाणी, एकेडमिक एजुकेशन शनि के हाथ में गई। तो यहाँ पे देखो, लगनेश होने के कारण और धनेश होने के कारण शनि दसम भाव में ऊंच के होके बैठ गए। तो शनि यहाँ पे सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं दसम भाव में। निश्चित रूप से 36 साल के बाद जिंदगी के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है व्यक्ति। तो शनि यहाँ पे लगन कुंडली में बहुत अच्छा हुआ। और मंगल भी यहाँ पे उच्च का है। मंगल अगर आप देखेंगे सुखेश और लाभेश होने के कारण लगन में आके बैठ गया। मांगलिक योग बना रहा है, एक अलग स्थिति है, क्योंकि मांगलिक योग नहीं लगेगा, मंगल उच्च का है। यहाँ पे मंगल उच्च का होगा भूमि, वाहन और आपका सुख की दृष्टि से, वाहन की दृष्टि से, खासतौर से भूमि की दृष्टि से और लाभ की दृष्टि से मंगल आपको फायदा देगा। तो कुंडली यहाँ पे गुरु भी अपनी खुद की राशि में है। ये किसी व्यक्तिगत विशेष की कुंडली नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है, क्योंकि गुरु मारक है बट अपने खुद की राशि में, तो अच्छा है। चंद्र यहाँ पे उच्च का है। शुक्र और चंद्र में राशि परिवर्तन, ये अपने आप में एक राजयोग, केंद्र त्रिकोण का बना। विवाहिक जीवन अपनी मर्जी से होगा व्यक्ति का। सूर्य अष्टमेश होने के बाद खुद खराब है, पर अपनी खुद की राशि में है। बुध उच्च का है। तो आप देखोगे कि लगन कुंडली में ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है। तो सपोज करो अगर शनि लगन कुंडली में अच्छा है और नवमांश में भी वो अच्छा हो जाए, तो वृषभ राशि है और वृषभ राशि में शनि बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र के और बुध के साथ अपने मित्र राशि में बैठा है, तो निश्चित रूप से यहाँ शनि की जो एक शुभ रिजल्ट, या हम कह सकते हैं जो अपने कारक तत्वों में वृद्धि कर देगा, यानी अपने राजयोग कारक में शनि यहाँ पे वृद्धि कर देगा। लगन कुंडली में भी अच्छा और नवमांश में भी कोई ग्रह अच्छा होता है तो वो डेफिनेटली अपने जो राजयोग में वृद्धि करने वाला होता है। इसी प्रकार शनि सपोज करो लगन कुंडली में अगर खराब हो, नवमांश में बहुत अच्छे हो, तो वो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए वो अपने, क्योंकि नवमांश में अच्छे और लगन में कमजोर, और लगन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो यहाँ पे क्योंकि नवमांश में स्ट्रांग हो गए, तो यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि नवमांश में बहुत अच्छे हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे, नहीं, पर अपने खराब फलों में वो ना के कमी कर देंगे। यानी यहाँ पे शनि कष्टदायक बिल्कुल नहीं होंगे। एक तो लगनेश हो गए, और पर क्या है, त्रिक भाव में या नीच की अगर हो जाते हैं लगन कुंडली में, पर नवमांश में बहुत अच्छे हैं, तो आपको ना के बराबर खराब रिजल्ट देंगे। अच्छे, या हम कह सकते हैं शुभ फल तो इतने नहीं मिलेंगे, पर ना के बराबर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कोई ग्रह
अगर लगन कुंडली में सपोज करो नीच का है और नवमास में सपोज करो आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पे मंगल ऊंच का है और वृषभ राशि में मंगल, यहाँ तो खैर अपनी खुद की राशि का हो गया खराब है, तो भी आप मंगल को अच्छा ही मानिए, पर आपको समझिए जहाँ पे मंगल अच्छा रिजल्ट देना चाहिए था लगन कुंडली के हिसाब से, नवमास में वो कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वहाँ पे वो अपना 70% देगा। और सपोज करो मंगल लगन में अच्छा है, 70% रिजल्ट दे रहा है और नवमास में भी मजबूत है, तो यहाँ पे वो 100% रिजल्ट देगा। तो दोनों लगन कुंडली और नवमास कुंडली को देख के हम किसी ग्रह का पूर्ण रूप से रिजल्ट निकालते हैं कि वो कितना अच्छा रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे सपोज करो मकर लगन के अंदर सूर्य अष्टम भाव में बैठा हुआ, अपनी खुद राशि में बैठा है, पर क्योंकि अष्टमेश है तो कहीं ना कहीं अपनी खुद में बैठने के बाद कुछ चीज़ों में वृद्धि तो जरूर करेंगे, अच्छा ही, पर अष्टम का दोष तो लगेगा, तो खराब हुए। अब आप वृषभ राशि में भी देखिए सूर्य ऊंच के होकर बैठ गए, पर यहाँ पे भी आप देखोगे कि वो 12वें भाव में हानि को दर्शाता है। तो चाहे ऊंच के हों अपनी खुद की राशि में हो, तो जहाँ वो 100% खराब फल देंगे, क्योंकि वहाँ पे वो एक में अपने सब राशि में है, एक बार वो ऊंच के होके बैठ गए, तो ये खराब फल जो होगा सिर्फ 50% का होगा। पर दोनों लगन कुंडली के अंदर वो त्रिक भाव में है, तो 50% रिजल्ट खराब तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको ये भी देखना है कुंडली के अंदर। अब देखिए शुक्र जो है मकर लगन के अंदर रोजगार का कारक ग्रह होने के कारण बैठा हुआ है केंद्र में, और अगर आप वृषभ राशि में देखोगे अपनी खुद की राशि में बैठा है, तो लगन कुंडली के माध्यम से जब शुक्र की दशांतर से चलेगी राजयोग कारक बनेगी, शुक्र भी राजयोग कारक बनेंगे। और ऐसे में लगन में तो अच्छे हो और नवमास में वो खराब हो जाए, तो वो फिर 50% ही आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लगन कुंडली के अंदर सपोज करो बुध भाग्येश है, तो भाग्येश तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं, और नवमास में भी अगर आप बुध की स्थिति देखोगे तो अपनी मित्र राशि में है, धनेश और पंचमेश होने के बाद तो अपनी वृद्धि में और कहते हैं राजयोग कारक, यानी भाग्य के साथ साथ पूर्ण रूप से धन का और संतान का और जिंदगी के अंदर व्यापार की दृष्टि से व्यक्ति को बहुत सहयोग मिलेगा। पर सपोज करो अगर लगन कुंडली में बुध जो है भाग्येश होने के कारण अष्टम भाव में बैठ जाए सबसे खराब जगह में, यदि भाग्य की हानि होगी। पर अगर नवमास में बुध जो है अच्छी स्थिति में है, जैसे नवमास में अगर देखें तो जैसे भाग्य की हानि होनी चाहिए, पर क्योंकि नवमास में स्ट्रांग होगी तो भाग्य की इतनी हानि नहीं होगी, कहीं ना कहीं 50% नवमास की वजह से वो मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। तो D9 जो होता है वो लगन कुंडली और D9 चार्ट, इन दोनों के माध्यम से किसी भी ग्रह को आप समझेंगे कि वो कितनी अच्छी रिजल्ट दे रहा है, तो लगन कुंडली और नवमास के माध्यम से आप तय करेंगे। होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम नवमास का दूसरा पार्ट जो है, जो कि वैवाहिक जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो जो हमारी दूसरी सीरीज आएगी जिसमें हम वैवाहिक जीवन की दृष्टि से क्या क्या चीजें देखते हैं, गुण मिलान, सप्तमेश, नाड़ी दोष, ये सब चीजें जो कवर करेंगे ये हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।